चलिए, आवाज आ रही है? आप लोग कमेंट कीजिए, आवाज आ रही है कि नहीं। ये ब्रह्मास्त्र जो बैच चल रहा है, ये आप लोग का लास्ट क्लास है 15 दिन का। जैसा कि आपको बताया गया था कि 15 दिन का क्लास होगा, तो इसके पहले 14 क्लास हो चुका है। आज 15 नंबर क्लास चलेगा। किसी तरह का डाउट्स वगैरह अगर है, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, तो ठीक है, आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है और आवाज आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं, बिना लेट किए स्टार्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। ठीक है, दिनेश कुमार, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है दिनेश कुमार? दिनेश कुमार, आवाज आ रही है? ठीक है, सिंपल रॉय, विकास कुमार, ठीक है, दिनेश कुमार कोबरा ले गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। सुसैन, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग का किसी भी तरह का डाउट्स वगैरह है उसको भी पूछने के लिए समय देंगे। हाँ ऋषुराज, खुश रहो, खुश रहिए और बढ़िया से परीक्षा का तैयारी कीजिए। जितना आपका 15 को आज मिला के 15 को जो क्लास हुआ है उसको कम से कम बढ़िया से आप लोग देख लिया कीजिएगा। एक बार 2 बार आज सबका लिंक फिर से हम जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और व्हाट्सएप चैनल पे भेज देंगे। एक फिजिक्स ट्यूटोरियल व्हाट्सएप चैनल पे भी खोलिएगा तो मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप तो आप लोग का बना हुआ है ही। और दिनेश कुमार आज बायोलॉजी का परीक्षा है। चलिए, हमको नहीं पता था, बायोलॉजी हम कभी पढ़े नहीं है। हाँ ठीक है, सूरज बदसपुर कैसे हैं? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो चुंबक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज का क्वेश्चन है आपका, क्षण चुंबक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का जो क्वेश्चन है, क्षण चुंबक के कारण, क्षण चुंबक के कारण नहीं, आपका और इधर नीचे कर दें, क्षण चुंबक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, क्षण चुंबक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षण चुंबक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है। ठीक है, तो बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है और देखना है बहुत ज्यादा। 15 नंबर क्लास है। तो क्षण चुंबक के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आपको जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में एक स्थिति आपको कम से कम जान लीजिए, अक्षीय स्थिति मान सकते हैं के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, एक क्षण चुंबक हम लोग बना लेंगे, है ना, एक क्षण चुंबक हम लोग बना लेंगे। तो क्षण चुंबक में कितना आवेश होता है? 2 आवेश होता है। क्षण चुंबक में आपका 2 आवेश, ठीक है, आवेश कहते हैं। क्षण चुंबक में 2 ध्रुव आवेश रहेगा, तो विद्युत आवेश नहीं, ये निकालना है आपको चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, यानी क्षण चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। उसमें 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 ध्रुव होता है। क्षण चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है।
ध्रुव प्रबलता को हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं और दोनों ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग 2l से सूचित करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव इसी को कहते हैं। ठीक है, आपको कौन स्थिति निकालना है? अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में मान लेते हैं कि चुंबक के मध्य बिंदु से कुछ दूरी, मान लीजिए r दूरी पर, चुंबक के मध्य बिंदु से कितना दूरी पर? r दूरी पर कोई बिंदु P है और यहीं पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता। तो क्षण चुंबक के कहां से माने हैं r दूरी? मध्य बिंदु से। ये पूरा लंबाई 2l है तो आधा l आधा l, ये r में से आधा l घटा देंगे तो ये बचेगा r माइनस l, और ये r इधर आधा l जोड़ दीजिएगा तो टोटल आ जाएगा r प्लस l। ये दोनों ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुव के कारण आपको निकालना है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और फिर सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। जहां भी तीव्रता निकालना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा बताए थे, कौन सा ध्रुव पर? एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव के कारण निकालेंगे, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर निकालेंगे तो इसका दिशा इधर होगा, और दक्षिणी ध्रुव के कारण इधर निकालेंगे तो दिशा ऐसा इधर होगा। ठीक है, दोनों ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, तो तीव्रता को उत्तरी ध्रुव के कारण तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव के कारण जो तीव्रता है तो B बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे r स्क्वायर। मेन फार्मूला आपको बताया था तीव्रता का, B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई और m अपॉन r स्क्वायर। तो कौन सा ध्रुव के कारण निकाल रहे हैं? उत्तरी ध्रुव के कारण। कहां पर? बिंदु P पर। तो उत्तरी ध्रुव से P का जो दूरी है, देखिए r के जगह कितना है? r माइनस l, तो r माइनस l का स्क्वायर। कोई दिक्कत? उत्तरी ध्रुव के कारण निकालना है। इसका दिशा उत्तरी ध्रुव के कारण, देखिए B1 का डायरेक्शन देखिए किधर है? दाएं तरफ का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दाईं ओर, यहाँ लिख देंगे दाईं ओर। उसी तरह से यही बिंदु P पर निकाल रहे हैं दक्षिणी ध्रुव के कारण। कौन सा ध्रुव के कारण? दक्षिणी ध्रुव के कारण। दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता नहीं, दक्षिणी ध्रुव के कारण निकालेंगे। तो दक्षिणी ध्रुव के कारण निकालेंगे, फार्मूला तो वही होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे r स्क्वायर। म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे r स्क्वायर। तो दक्षिणी ध्रुव के कारण निकाल रहे बिंदु P पर, तो दक्षिणी ध्रुव से P का दूरी देखिए r की जगह है r प्लस l का स्क्वायर। तो B2 देखिए दाहिना तरफ नहीं होके बायां तरफ है, बाईं ओर है। कोई दिक्कत? दोनों ध्रुव के कारण आपका निकल गया, उत्तरी ध्रुव के कारण भी निकल गया और दक्षिणी ध्रुव के कारण भी तीव्रता निकल गया। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता B बराबर B1, और दोनों देखिए दिशा उल्टा है, एक बायां तरफ है और एक दायां तरफ है, तो दोनों का दिशा उल्टा है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, B1 माइनस B2। तो B1 का वैल्यू यहाँ पर है म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे r माइनस l का स्क्वायर। ये B1 का वैल्यू रख दिया, B2 का वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे r प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, B1 और B2 का मान हम लोग क्या किए? रख दिए। ठीक है, अब जो इसमें कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे। जो कॉमन होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई m आपका कॉमन आ जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई m यहाँ भी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m यहाँ भी है। आपको बाहर कर देना, यहाँ बचेगा 1 बटे r माइनस l का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 बटे r प्लस l का स्क्वायर। यहाँ जो बच रहा है 1 बटे r माइनस l का स्क्वायर माइनस 1 बटे r प्लस l का स्क्वायर, है ना। म्यू नॉट बाय 4 पाई m, आप इसमें एलसीएम ले सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं। तो लघुत्तम लीजिएगा तो ये हो जाएगा r माइनस l का स्क्वायर
आर प्लस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, ये इधर गया तो ये हो गया आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देंगे, ए की जगह देखिए आर प्लस एल है और बी की जगह आर माइनस एल है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। ये हो जाएगा आपका b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई m और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह r प्लस एल है प्लस b की जगह है r माइनस एल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, ये हो गया a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर r टू द पावर 4 माइनस l टू द पावर 4। जो कॉमन आएगा वो कॉमन उसको कट जाएगा, माइनस में प्लस में कट जाए, माइनस r प्लस r कट गया, ठीक है। b बराबर जो लिखे हैं बचा हुआ है उसको उतार देंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई m, r प्लस r क्या होता है 2r, l प्लस l 2l इनटू 2r बटे r टू द पावर 4 माइनस l टू द पावर 4, r टू द पावर 4 माइनस l टू द पावर 4, m इंटू 2l क्या होता है, हाँ ठीक है, उस स्मॉल m गुने 2l है ना, स्मॉल m गुने 2l, एक ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुव के बीच के दूरी को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का परिभाषा बताए थे कि चुंबक में दोनों ध्रुव में से किसी एक ध्रुव का, हाँ ठीक है संतु कुमार, कैपिटल M होगा, एक लाइन बोल देते हैं, दोनों ध्रुव में से किसी एक ध्रुव का प्रबलता और दोनों ध्रुव के बीच के दूरी के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जिसको कैपिटल M से सूचित करते हैं। एक लाइन बढ़ा देते हैं, हालांकि चूंकि चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m गुने 12। अच्छा, r के तुलना में l का मान बहुत कम, तो l का कंपोनेंट नीचे वाला खत्म हो जाएगा, r टू द पावर 4 बचेगा, वो भी लिख देते हैं। तथा चूंकि r की तुलना में l का मान बहुत कम होता है, इसलिए r टू द पावर 4 माइनस l टू द पावर 4 बराबर हो जाएगा r टू द पावर 4, ठीक है। ये मान सब यहाँ पर रख देंगे, ये मान जो है हम लोग रख देंगे, ठीक है, ये मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल m गुने 2l की जगह कैपिटल M गुने 2r बटे r के पावर 4। एक r कट जाएगा, एक r कटेगा तो फार्मूला आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई और एक r कटेगा तो 2m बटे r क्यूब। क्लियर है, यही फार्मूला आपका सिद्ध होके आएगा, ये फार्मूला आपका सिद्ध होके आएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबक के कारण आपको अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबक में दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुव का ध्रुव प्रबलता को हम लोग स्मॉल m से सूचित किए हैं और दोनों ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग 2l से निकालना कहा है। अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से कुछ दूरी मान लेते हैं, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर चुंबक में आपका दो ध्रुव है, एक बार उत्तरी ध्रुव के कारण निकालेंगे, देखिए दिशा इधर हो गया है, और दक्षिणी ध्रुव के कारण निकालेंगे तो दिशा इधर हो गया है। पूरा लंबाई आपका 12 है, तो आधा l आधा l, ये r जो लिए हैं दूरी मध्य बिंदु से लिए हैं, तो इधर आधा l, r में से आधा l वाला घटा दीजिएगा तो ये बचेगा, और इधर वाला आधा l जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा। अब आपको दोनों ध्रुव के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बिंदु P पर। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मेन फार्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई
m बटे r स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे r स्क्वायर उत्तरी ध्रुव के कारण निकाल रहे हैं। तो उत्तरी ध्रुव के कारण देखिए r की जगह देखिए कितना है r माइनस l है, और दक्षिणी ध्रुव के कारण r की जगह कितना है r प्लस l है। इसमें देखिए दाहिना तरफ है v1 आपका दाहिना तरफ है और v2 आपका बायां तरफ है। दोनों को घटा देना, क्योंकि दोनों का दिशा उल्टा है इसलिए दोनों को क्या किए घटा दिए। उसके बाद देखिए जो कॉमन आएगा कॉमन ले लेंगे। म्यू नॉट बाय 4 पाई m यहां भी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m यहां भी है। दोनों का देखिए ये आपका कॉमन लिया गया है, ठीक है। बाकी जो बचेगा इसको उतार दें 1 बटे r माइनस l का होल स्क्वायर 1 बटे r प्लस l का होल स्क्वायर बचा हुआ है, यहां उतार दें। बाकी दोनों का एलसीएम देखिए ले लिया गया, ठीक है। ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ दिया गया, a प्लस b इनटू a माइनस b। l कट गया, यहाँ r कट गया, l प्लस l 12 हो गया, r प्लस r 2r हो गया। बाकी सब वही उतारेगा। स्मॉल m गुना 12 क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण यानी कि कैपिटल M। तो कैपिटल M r के तुलना में l का मान बहुत कम, तो l स्क्वायर l टू द पावर 4 का कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल गया है अक्षीय स्थिति में। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि क्षण चुंबक के कारण तीव्रता निकालने के लिए नहीं कहे, विभव निकालने के लिए कहे, तो सेम एकदम इसी टाइप से बनाएंगे, सेम एकदम इसी टाइप से बनाएंगे। अगर विभव कहे निकालने के लिए, अगर तीव्रता के जगह पर विभव कहे निकालने के लिए, अगर तीव्रता के जगह पर विभव आपको कहे निकालने के लिए, ठीक है, आपको अगर विभव निकालने के लिए बोले मान लेते हैं यहीं पर कोई बिंदु P है और यहीं पर कहेगा विभव निकालना अक्षीय स्थिति में। क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में ही कहे विभव निकालने के लिए, और बनेगा उसी तरह से जैसे अभी बताए हैं तीव्रता वाला। एक बार उत्तरी ध्रुव के कारण निकालेंगे, एक बार दक्षिणी ध्रुव के कारण निकालेंगे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय विभव, विभव का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे r। म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे r। तो r के जगह क्या ले लेंगे, देखिए कौन सा ध्रुव के कारण निकाल रहे हैं, उत्तरी ध्रुव के कारण। तो उत्तरी ध्रुव के कारण यहाँ पर निकाले तो r की जगह कितना है, उत्तरी ध्रुव के लिए r की जगह है r माइनस l, कोई दिक्कत। फिर उसी तरह से दक्षिणी ध्रुव के कारण निकालेंगे, सेम एकदम उसी टाइप से है। दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय विभव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के कारण। दक्षिण फॉर्मूला तो वही होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे r, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे r। तो m के जगह माइनस m लेंगे और r के जगह देखिए कितना r प्लस है। दक्षिणी ध्रुव के लिए देखिए दूरी दिया हुआ है r प्लस है। दक्षिणी ध्रुव में माइनस इसलिए लिए हैं कि आपका उत्तरी ध्रुव प्लस के जैसा व्यवहार करता है और दक्षिणी ध्रुव माइनस के जैसा व्यवहार करता है। वो ना उत्तरी ध्रुव धन ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव ऋण ध्रुव होता है। तो आपका दोनों निकल गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है ना। बिंदु P पर कुल चुंबकीय विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 और V2 दोनों का मान जो आया है उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। संतु कुमार बोर्ड पर देख रहे हैं, V1 और V2 दोनों का मान यहाँ पर लिख देंगे 4 पाई m बटे r माइनस l। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस दिया हुआ तो माइनस हो जाएगा, बाकी उतार देते हैं। म्यू नॉट 4 पाई m बटे r प्लस l, ये दोनों उतर गया आपका, है ना। तो v बराबर म्यू नॉट 4 पाई m आपका कॉमन आ जाएगा। म्यू नॉट 4 पाई m यहाँ भी है और म्यू नॉट 4 पाई m यहाँ भी है, दोनों का इतना कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 बटे r माइनस l, यहाँ बचेगा 1 बटे r प्लस l, है ना। 1 बटे r माइनस l, माइनस यहाँ पे है देखिएगा,
और 1/r प्लस एल। फिर उसी तरह से एलसीएम लेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई m। एलसीएम लेंगे तो दोनों एलसीएम आ जाएगा आपका r माइनस एल r प्लस एल। ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, r प्लस एल माइनस r माइनस माइनस प्लस एल। ठीक है, माइनस r प्लस r खत्म हो जाएगा, l प्लस l 12 हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं v बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल m गुणे l प्लस l हो गया आपका 12, और a माइनस b और a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्मॉल m गुणे 12 अभी तुरंत देखे थे कैपिटल M। चुंबकीय आघूर्ण, नहीं चुंबकीय आघूर्ण अभी तुरंत देखे थे कि दोनों ध्रुव में से एक ध्रुव का ध्रुव प्रबलता दोनों ध्रुव के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि कैपिटल M से सूचित करते हैं। ये हो जाएगा v बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M स्मॉल m गुना 12 के जगह पे और r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। क्योंकि r के तुलना में l का मान बहुत कम था, l स्क्वायर खत्म लिख देते होंगे, क्योंकि r के तुलना में l का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए r टू द पावर 4 माइनस l टू द पावर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मेन फार्मूला आपका सिद्ध हो के आ गया कि v बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M बटे कैपिटल M बटे क्या r स्क्वायर। ये फार्मूला आपका सिद्ध हो के आएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपका सिद्ध हो के आएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय विभव, चलिए कमेंट कीजिए, हम सुनते हैं। किसी तरह का दिक्कत है तो बोलिएगा। दो को क्वेश्चन अभी बता चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय विभव। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय विभव चलिए ठीक है, कहीं को प्रॉब्लम कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। जल्दी जल्दी ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको दिख रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ रहे हैं, बढ़े। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अगला क्वेश्चन है तो बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सिद्ध करना है कि दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला सिद्ध करना है। दो समांतर धारावाही चालक है, मान लेते हैं दो समांतर धारावाही चालक है, एक चालक है, मान लेते हैं दूसरा चालक है। दो समांतर धारावाही चालक है, इसमें मान लेते हैं करंट I1 जा रहा है, इसमें मान लेते हैं करंट I2 जा रहा है, दोनों के बीच का दूरी R है। आपको बताया गया है कि किसी भी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा, किसी भी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो तार के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसमें जो करंट जा रहा है
तो इसके करंट के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, इस पर बल लगेगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा, और इसमें जो करंट जा रहा है दूसरा तार में, मान लेते हैं पहला तार AB और दूसरा तार मान लेते हैं CD, दो तार है, ठीक है, दो तार है, दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, बल लगाएगा, चाहे वो आकर्षण का बल लगावे चाहे प्रतिकर्षण का। समान दिशा में अगर करंट जा रहा है दोनों तार में तो प्रतिकर्षण का बल, और विपरीत दिशा में जा रहा है तो आकर्षण का बल, लेकिन बल लगेगा। तो इसमें जो करंट जा रहा है इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पहले निकाल लेंगे। लिख लेते हैं कि तार AB में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण तार CD के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला, तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला आपको सिद्ध करके बताए थे, μ0 I/2πr, μ0 I/2πr। किसी भी तार में अगर विद्युत धारा, लंबा सीधा तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला μ0 I/2πr। कौन सा तार में, AB में, तो AB में करंट कितना जा रहा है, I, तो I की जगह क्या लिखेंगे, I1, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये दूसरा तार पर बल लगेगा, दूसरा तार पर आपको निकालना है बल। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तार CD पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का फार्मूला आपको बताए थे ILB, नहीं ILB। तो I की जगह देखिए क्या लेंगे, I1, क्या लेंगे, I1, क्यों लेंगे, I2 लेंगे, अब B1 क्यों लेंगे I2, क्योंकि इसमें बल निकालना है आपका CD पर, और CD में विद्युत धारा जा रहा है आपका I2, किसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण, पहला तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इसलिए दिए हैं B1। अब ये बल का फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे, I2L, अब B1 का वैल्यू यहां से रख देंगे μ0 I1/2πr। आप इसको F, लंबाई को आप नीचे कर सकते हैं, F/L हो जाएगा बराबर μ0 I1/2πr। ये फार्मूला आपका सिद्ध होके आएगा कि दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला बल का फार्मूला अगर सिद्ध करने के लिए आएगा, दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला बल, चुंबकीय बल है, तो उसका फार्मूला सिद्ध होके आएगा, यही फार्मूला होगा। लैंग्वेज इसमें लिखना पड़ेगा, माना कि दो तार है AB और CD, दोनों के बीच का दूरी हम लोग का R है, तार का लंबाई हम लोग माने हैं L। तो प्रथम तार में और सेकेंड तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है जो I1 और I2। पहला तार में जो करंट जा रहा है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा दूसरे तार के समीप, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे तार पर बल लगेगा। उसी तरह से दूसरे तार में जो करंट जा रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहले तार पर बल लगेगा। तो हम लोग क्या ए को निकाल दिए अभी आप लोग के सामने, एक हम लोग निकाल दिए कि पहला तार में जो विद्युत धारा जा रहा है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे तार के समीप निकाले हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का तो फार्मूला आपको पता है, μ0 I/2πr। लंबा तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है μ0 I/2πr। तो I की जगह क्या दे देंगे, I1, I की जगह I1 का है कि कौन सा विद्युत धारा के कारण, पहला तार में जो विद्युत धारा जा रहा है उसके कारण बटे 2πr। नहीं, अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे तार पर बल निकालना है। तो बल का तो फार्मूला आपको पता है, बल का फार्मूला है पता, F बराबर ILB। तो I की जगह क्या I2, क्यों, क्योंकि दूसरे तार पर निकाल रहे हैं बल। तो दूसरा तार में तो विद्युत धारा जा रहा है I2, नहीं,
तो I2 L बी के जगह क्या ले लेंगे B1, बाकी वैल्यू पुट कर दिए हैं, L को नीचे कर दिए। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। पहला टर्म और दूसरा टर्म इसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ है तो बोलिएगा, और कुछ है तो बोलिएगा। अगला क्वेश्चन है एल आर परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का व्यंजक प्राप्त करना है। एल आर परिपथ है ना, एल आर परिपथ में धारा का व्यंजक, ये आज आप लोग को सिद्ध करना है। धारा का फार्मूला हम लोग को लाना है। तो एल आर परिपथ क्या है पहले जान लीजिए। पहले एल आर परिपथ क्या है। एल मतलब हो गया प्रेरकत्व, तो आर हो गया प्रतिरोध, यानी कि वैसा विद्युत परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों नहीं, वैसा विद्युत परिपथ जिसमें प्रेरकत्व भी हो और प्रतिरोध भी हो, ठीक है। ये प्रेरकत्व भी है और प्रतिरोध भी है। प्रेरकत्व में वोल्टेज मान लेते हैं VL और इसके सिरों के बीच वोल्टेज मान लेते हैं, विभवांतर मान लेते हैं VR। टोटल वोल्टेज V हो गया, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, जो करंट में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो वोल्टेज का फॉर्मूला है लिख दिए हैं, V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका सर्किट में दिया हुआ, प्रेरकत्व में दिया हुआ है, प्रतिरोध भी दिया हुआ है। तो इसका सर्किट आपको बना देते हैं कि जो वोल्टेज का जो डायरेक्शन होता है ना, प्रतिरोध में करंट क्या होता है, जिधर विभवांतर रहता है, जिधर वोल्टेज रहता है, उधर ही जो है आपका करंट रहेगा। यानी कि करंट जो होगा, यानी VR जो होगा, जैसे करंट अगर मान लेते हैं इधर करंट है तो VR जो होगा इसी दिशा में होगा, हाँ। VR जो होगा, जिधर करंट होगा उधर वोल्टेज होगा, ठीक है। जिधर करंट होगा उधर ही वोल्टेज होगा, है ना। जिधर करंट होगा उधर वोल्टेज होगा। लेकिन प्रेरकत्व में क्या होता है ना कि करंट 90 डिग्री पीछे होता है। करंट 90 डिग्री पीछे होता है तो वोल्टेज 90 डिग्री क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। वोल्टेज जो होगा 90 डिग्री आगे होगा, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं, है ना। वोल्टेज जो होगा 90 डिग्री आगे होगा। अब ये परिपथ में आपका दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, नहीं, आपका दोनों का परिणामी वोल्टेज ये हो जाएगा V। कोई दिक्कत, प्रेरकत्व में वोल्टेज 90 डिग्री आगे, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर क्या होता है IR, V बराबर हो जाएगा IR। उसी तरह से प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर, प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर IR। तो लेकिन R की जगह क्या ले लेंगे XL। क्या होता है XL, प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरकत्व रहे तो R वहां प्रतिरोध नहीं लेता, उसके जगह पर लेते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। XL से सूचित करते हैं, XL बराबर होता है ओमेगा L। क्या होता है XL बराबर ओमेगा L। डीसी परिपथ में अगर XL का मान पूछे यानी प्रेरणिक प्रतिघात का मान पूछे तो 0, और धारितीय प्रतिघात का मान डीसी परिपथ में पूछे तो अनंत। तो XL हो गया, है ना। अब VR हो गया, VL हो गया, दोनों आ गया। लेकिन ये तो आपका परिणामी वोल्टेज जो होगा, दोनों देखिए, एक आधार आपका सामने में है और एक लंब आपका सामने में, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसलिए परिणामी वोल्टेज जो होगा, परिणामी वोल्टेज जो होगा V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ठीक है। VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। VR का मान देखिए यहां से रख देंगे, IR दिया हुआ है, और VL का मान यहां से रख देंगे, IXL दिया हुआ है ना। तो I देखिए कॉमन आके रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर अंदर में स्क्वायर है तो बाहर रूट के बाहर होगा तो I होगा। तो V बराबर I, हाँ, और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। I को हम लोग नीचे कर देंगे तो V बटे I हो जाएगा। I को हम लोग नीचे कर रहे हैं, ठीक है।
जब आई नीचे करेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस क्या बचेगा एक्सएल स्क्वायर। अब v बटे आई क्या होगा जेड प्रतिबाधा। क्या होता है प्रतिबाधा। अगर परिपथ में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, एक प्रेरक प्रतिरोध रहेगा तो प्रतिरोध लेंगे, प्रेरकत्व तो रहेगा तो प्रेरणिक प्रतिघात लेंगे प्रतिरोध के स्थान पर, और धारिता रहे है ना तो प्रतिरोध के स्थान पर धारितीय प्रतिघात लेंगे। लेकिन जब दो गो रहे या दो गो से ज्यादा रहे, तीन को भी हो सकता है एलसीआर परिपथ, उसमें प्रतिरोध नहीं लेते हैं, प्रतिरोध की जगह लेते हैं प्रतिबाधा, जिसको जेड से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का काम करेगा प्रतिरोध का ही, लेकिन इसकी जगह क्या लेते हैं प्रतिबाधा। इसलिए प्रतिबाधा डायरेक्ट लिख देते हैं। प्रतिबाधा जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर जो हो जाएगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये प्रतिबाधा निकल गया। और धारा निकालना है आपको निकालना है करंट आई बराबर जी बटे जेड कर दीजिएगा, तो जेड का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। इस तरह से एल आर परिपथ में धारा का व्यंजक आएगा। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि आज 15 नंबर क्लास है। इसके पहले 14 क्लास आपका ब्रह्मास्त्र बैच में हो चुका है, और इसलिए स्पीड में चले हैं कि क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों का पूरा इसी से आना है। बढ़िया से इसको देखिए और 2 बार 4 बार घर में आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा परीक्षा के पहले जरूर। ऐसे सब का जो है लिंक फिर से हम जो है आपका ये पर व्हाट्सएप चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे भेज देंगे, टेलीग्राम पर भी भेज देंगे। टेलीग्राम भी मेरे नाम से चलता है, एके फिजिक्स ट्यूटोरियल, एके फिजिक्स ट्यूटोरियल टेलीग्राम भी चलता है। टेलीग्राम पर भी खोलिएगा, आपका टोटल क्लास आपको मिल जाएगा। जितना क्लास आपका ब्रह्मास्त्र बैच में हुआ है वो सारा मिल जाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको दिया गया है, ऑब्जेक्टिव भी उसमें दिया गया है, और सब्जेक्टिव का पीडीएफ भी दिया गया है। टेलीग्राम पर भी आप खोज सकते हैं। परीक्षा से पहले कम से कम 2 बार जो है आप इसको बढ़िया से देखिए सारा चीज टोटल क्लास। क्योंकि साल भर का क्लास मात्र 15 दिन में हमको करना था, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है एम्पियर के परिपथीय नियम, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका एम्पियर के परिपथीय नियम, है ना। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है ना कि कोई मान लेते हैं बंद परिपथ है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, या कोई तार है मान लेते हैं, अभी जस्ट बताए थे कोई तार है उसमें करंट जा रहा है। तो आपको बताया गया है कि किसी भी तार में अगर विद्युत धारा जाएगा तो उसके चारों तरफ क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं एक स्वल्पांश मान लेते हैं जिसका लंबाई क्या है मान लेते हैं डेल्टा है। स्वल्पांश मतलब अपना छोटा टुकड़ा। ये जो आपका जो बंद पृष्ठ माने हैं उसका एक अपना छोटा टुकड़ा। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तार में, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इस विद्युत धारा का रेखीय समाकलन, विद्युत धारा का रेखीय समाकलन जो होगा, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, जो करंट जा रहा है, करंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, किसी भी तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होगा, इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है उस विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होगा। यही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है। एम्पियर का परिपथीय नियम यही है कि किसी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखा यानी कि जो स्वल्पांश माने उसका लंबाई जो डीएल माने हैं उसका गुना कर देना है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उसमें प्रवाहित तार में प्रवाहित
विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है, यानी कि VDL जो होगा किसके बराबर होगा, म्यू नॉट I के बराबर होगा। ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है। क्लियर है? एम्पियर का परिपथीय नियम क्लियर, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आपका है कि परिपथ है ना, LCR परिपथ में धारा का व्यंजक प्राप्त करें, धारा का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन आएगा अगर LCR परिपथ में धारा का व्यंजक प्राप्त करें, ये अगर क्वेश्चन आपको आ गया तो LCR परिपथ यानी कि वैसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध भी है, प्रेरकत्व भी है और धारिता भी है, तीनों है, तीनों आपका इसी में है, धारिता भी है, प्रेरकत्व भी है, प्रतिरोध भी है। VR वोल्टेज, प्रतिरोध का वोल्टेज, प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टेज और धारिता के सिरों के बीच वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जो होगा आरोपित वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, जो करंट जा रहा है वो मान लेते हैं I। ठीक है, तो आपका सर्किट में विद्युत परिपथ में जो है आपका दिया हुआ है तीनों है, नहीं है, प्रेरकत्व भी है, प्रतिरोध भी है और धारिता भी है, तीनों है। प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टेज मान लेते हैं VL है, धारिता के सिरों के बीच वोल्टेज मान लेते हैं VC है और प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज मान लेते हैं VR। और पूरे परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है I। तो जैसा कि अभी जो हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि जो विद्युत धारा जाएगा है ना, जो विद्युत धारा जाएगा, जिस दिशा में विद्युत धारा जाता है उसी दिशा में प्रतिरोध वाला वोल्टेज होता है, यानी कि VR उसी दिशा में होगा। ठीक है, और VL जो होगा 90 डिग्री क्या होगा, आगे होगा। विद्युत धारा से 90 डिग्री वोल्टेज आगे होगा, किसमें, जब प्रेरकत्व रहे तो इसमें VL इधर होगा और VC जो होगा 90 डिग्री पीछे, VC जो होगा 90 डिग्री पीछे। ये भी कोण 90 डिग्री बन रहा है और ये भी कोण 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, दोनों मिला के अगर पूछा जाए तो 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। ये आपका फिगर आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो यहां पर आपका तीनों है, प्रेरकत्व भी है, प्रतिरोध भी है और धारिता भी। एक एक करके देखते हैं। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR बराबर IR, कोई दिक्कत? उसी तरह से प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर I XL, प्रतिरोध की जगह विशिष्ट बताएं तो क्या लेंगे, XL लेंगे, कब, जब प्रेरकत्व है तब। उसी तरह से धारिता के सिरों के बीच विभवांतर, हाँ, धारिता के सिरों के बीच विभवांतर, तो धारिता में क्या लेंगे, VC लेंगे, है ना। तो VC बराबर I और XL के जगह यहाँ XC, प्रेरकत्व में रहे तो XL और धारिता में रहे तो XC। आपका तीनों है, सर्किट में आपका तीनों है। ठीक है, तो आपका देखिए VL और VC देखिए एक दूसरे के उल्टा दिशा में, विपरीत दिशा में, नहीं है। VL देखिए ऊपर है और VC नीचे है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो VL और VC का परिणामी वोल्टेज हो जाएगा VL माइनस VC, दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए क्या करेंगे, घटा देंगे, नहीं, दोनों को घटा देंगे। लिख देते हैं लैंग्वेज में कि चूंकि VL तथा VC एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, अतः इन दोनों का परिणामी वोल्टेज क्या हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में है तो VL माइनस VC हो जाएगा।
दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, विपरीत दिशा में इसलिए क्या करेंगे, घटा देंगे। और ये दोनों का परिणामी जो वोल्टेज होगा ये VR की दिशा के क्या होगा, लंबवत होगा। इसका और इसका दिशा जो परिणामी वोल्टेज होगा इसका दिशा सतह के लंबवत यानी VR के दिशा के लंबवत। तो प्रतिरोध वाला वोल्टेज है उसके दिशा के क्या होगा, लंबवत होगा। जिसका दिशा या जो कि VR के दिशा के लंबवत है। अतः पूरे परिपथ का परिणामी वोल्टेज, ठीक है, ये VL ऊपर है और VC नीचे है, दोनों एक दूसरे के उल्टा दिशा में, विपरीत दिशा में। तो दोनों का परिणामी वोल्टेज हो जाएगा VL माइनस VC। उसका दिशा देखिए सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। जब लंबवत होगा इसका दिशा इधर होगा, VR उधर है, तो दोनों का परिणामी वोल्टेज देखिए, ये दोनों के बदले में एक इधर आया और एक VR इधर है। तो अब ये दोनों का वोल्टेज देखें, यानी कि कर्ण इसमें भी निकालना पड़ेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर, यानी कि अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका क्लियर। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बस छोटा कर रहे हैं, हल्का छोटा कर रहे हैं, इसको हल्का छोटा कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। और V बराबर हम लोग लिख लेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ लिख देते हैं V बराबर, है ना, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, ये सारा वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे। VR की जगह देखिए IR दिया हुआ, VL की जगह IXL और VC की जगह IXC है। VR की जगह IR, VL की जगह IXL और ये IXC। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, I कॉमन आके I जो है बाहर चला आएगा, V बराबर I और अंडर रूट बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये I देखिए फिर नीचे आ जाएगा, I जो है फिर नीचे आ जाएगा, तो V बटे I बराबर यहाँ बचेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अभी जस्ट बताए थे दो को सर्किट में रहे तो V बटे I की जगह क्या लेना है, प्रतिबाधा यानी Z, है ना, प्रतिबाधा क्या लेंगे, प्रतिबाधा Z। तो Z बराबर इतना आपका आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। ये प्रतिबाधा आपका आ गया। और अगर करंट निकालना है, विद्युत धारा अगर निकालना है, तो विद्युत धारा निकालना है तो I बराबर V बटे Z कर देंगे। तो V बटे Z का मान जो आएगा उसको लिख देंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपका करंट का वैल्यू आ जाएगा किसमें, LCR परिपथ में। किसमें आ जाएगा, विद्युत धारा का LCR परिपथ में। सर्किट में अगर तीनों रहे, प्रतिरोध भी रहे, प्रेरकत्व भी रहे, धारिता भी रहे, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। धारा निकालना है तो कोई दिक्कत है तो अगला की ओर बढ़िएगा, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, चलिए कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए, अगर इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो बोला जाए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो बोला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, है ना, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, इसके बारे में आपको लिखना है। 2-4-5 लाइन देख लीजिए, पहले सुन लीजिएगा। रदरफोर्ड एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाभिक का खोज किया था। परमाणु के बीच में जो नाभिक होता है जिसका त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है, उसका खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ही किया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड नाभिक का खोज कैसे किया था, रदरफोर्ड क्या है कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। एक सोना का पतला पत्थर लिया था और सोना के पतला पत्थर पर अल्फा किरण का आघात कराया गया था, अल्फा कण का आघात कराया गया था।
अल्फा कण का आघात सोना का पतला पत्थर पर कराया गया था। तो देखा कि बहुत सारा सोना का पतला पत्थर पर जब अल्फा कण का आघात कराए तो बहुत सारा अल्फा कण सीधे निकल गया, और बहुत सारा अल्फा कण सीधे निकल गया, और कुछ अल्फा कण कुछ कोण से मुड़ गया, कुछ अल्फा कण कुछ कोण से मुड़ गया, और उससे भी बहुत सारा कम अल्फा कण जो है वापस लौट गया। बहुत सारा अल्फा कण अधिकतर, तीन वो बात आप याद रखिएगा, तीन बात आप याद रखिएगा कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने सोना का पतला पत्थर पर जब अल्फा कण का पोलोनियम धातु से निकलने वाले अल्फा कण का आघात कराया, जब आघात कराया तो देखा कि अधिकतर अल्फा कण जो है सीधे निकल जाता है। तीन वो बात याद रखना, अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाता है, और कुछ अल्फा कण जो है कुछ कोण से मुड़ जाता है, और बहुत कम अल्फा कण जो है वापस लौट जाता है। तीन वो बात याद रखिएगा। तो तीन वो चीज इन्होंने देखा था, है ना, ऑब्जर्वेशन में इन्होंने तीन चीज देखा था कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गया, कुछ अल्फा कण कुछ कोण से मुड़ गया, और बहुत कम अल्फा कण क्या है वापस लौट गया। तो उसे निष्कर्ष निकाला कि अधिकतर जब अल्फा कण सीधे निकल रहा है, इसका मतलब परमाणु का अधिकतर भाग क्या खाली है, कोई रोकने वाला नहीं है, तब ना वो सीधे निकल गया, कोई रोकने वाला रहता तब तो वापस लौट जाता। तो अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल रहा है, इसका मतलब क्या अधिकतर परमाणु का अधिकतर भाग क्या है खाली, खाली रहने के कारण क्या होता है अधिकतर सीधे निकल गया। दूसरा बात यह है कि कुछ अल्फा कण कुछ कोण से मुड़ गया, बहुत कम अल्फा कण क्या है वापस लौट गया। तो वापस लौट गया चाहे मुड़ गया, इसका मतलब कुछ लौटा चाहे कुछ वापस, इसका मतलब बीच में कुछ है, बीच में कुछ है जिससे टकराने के बाद वो या तो मुड़ गया या टकराने के बाद वापस लौट गया। तो ये बात नहीं है, तो बीच में कुछ है, इसी को इन्होंने नाभिक बोला था। इन्होंने कहा था कि परमाणु के बीच में धन आवेशित कण है, जहां पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है केंद्रित होता है। परमाणु के बीच नाभिक होता है, जहां पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, यहीं पर धन आवेश रहता है। यही से क्या होता है टकराने के बाद कुछ कोण से मुड़ गया, चाहे कुछ माने वापस लौट गया। यह दो बात हो, ये बात यहां पर आपको याद देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। परमाणु गोलीय होता है, यही बोले थे। परमाणु के बीच में नाभिक होता है, यही बोले थे। यही बोले थे कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली रहता है। यही बोले थे क्या कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है, जिससे टकराने के बाद कुछ अल्फा कण कुछ कोण से मुड़ गया, और बहुत कम अल्फा कण क्या होगा वापस लौट गया। कोई दिक्कत? यही अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग है। अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग यही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि n बराबर n नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा t, इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करना है n बराबर n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। इसको आपको सिद्ध करना है। रेडियो सक्रियता का क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का क्वेश्चन है। रेडियो सक्रियता आपको बताया था मैडम क्यूरी और बैकरेल, हाँ। कुछ रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं जो स्वतः विखंडित होता है, अपने आप टूटते रहते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि वो अस्थायी होता है। वो अस्थायी होने के कारण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है अनबैलेंस होने के कारण क्या होता है कि वो टूटते रहता है। टूट के तीन तरह का अदृश्य कण का निर्माण करेगा, अल्फा कण और बीटा कण और गामा किरण का। तो ऐसे घटना को हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रियता। जो तत्व टूटता है उस तत्व को कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा कण निकलेगा, बीटा कण निकलेगा और गामा कण निकलेगा, तीन वो निकलता है। अगर मान लेते हैं कि कोई तत्व है उससे अल्फा कण निकला, मान लेते हैं कोई तत्व है उससे अल्फा कण निकला, इससे अल्फा निकल गया। तो अल्फा आपको बताए थे 4-5 दिन पहले का क्लास में बताया हुआ है कि अल्फा हीलियम के तुल्य होता है। तो 4 जो नया तत्व बनेगा, अल्फा बन गया, अल्फा निकल गया, यानी दाहिना तरफ दे दिए, तो जो नया तत्व जो वायु बना इसके द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई का कमी हो जाएगा, परमाणु संख्या में
2 इकाई का कमी हो जाएगा। अगर अल्फा कण किसी से निकल रहा है तो जो नया तत्व बनेगा उसके द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई का कमी हो जाएगा, परमाणु संख्या में 2 इकाई का कमी हो जाएगा, यानी आवर्त सारणी में 2 स्थान वो पीछे चला जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई तत्व है, इससे अगर बीटा कण निकल रहा है, ठीक है, अगर बीटा कण निकल रहा है तो बीटा कण जो निकल रहा है तो जो नया तत्व बनेगा उसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, देखिए 0 है, लेकिन परमाणु संख्या में 1 इकाई का वृद्धि हो जाता है, परमाणु संख्या में 1 इकाई वृद्धि हो जाता है। और अगर गामा कण निकल रहा है, गामा निकलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो परमाणु संख्या में ना तो द्रव्यमान संख्या में, ठीक है। ये अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों का अंतर हम लोग लिखा चुके हैं, अल्फा बीटा गामा किरण के बारे में, तीनों के बारे में हम लोग लिखा चुके हैं। एक रेडियो सक्रियता का नियम है, रेडियो सक्रियता का नियम कि रेडियो सक्रियता का जो क्षय होता है, क्षय होने का जो दर होता है, रेडियो सक्रियता का नियम जो है सॉडी के द्वारा दिया गया था कि विघटन होने का दर, किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ के विघटन होने का दर यानी टूटने का जो दर है, विघटन होने का दर मतलब क्या, टूटने का जो दर है, वो टूटने का दर उसके प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, उसके बचे हुए शेष बचे हुए परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं टूट रहा है, टूटते टूटते 10 गो परमाणु, 100 परमाणु लिए थे, 100 एटम किसी का भी लिए थे, ठीक है। विकास कुमार बोर्ड पर देखिए, संतु कुमार, दिनेश कुमार बोर्ड पर देखिएगा। मेरा ये कहना है कि अगर मान लेते हैं कि 100 परमाणु लिए थे, रेडियो सक्रिय पदार्थ का परमाणु 100 परमाणु लिए थे, टूट रहा है, टूटते 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 10 गो बचा है, तो टूटने का जो स्पीड है, टूटने का जो दर है, उस 100 पर निर्भर नहीं करता, जितना आप लिए थे उस पर निर्भर नहीं करता, जितना बचा हुआ है 10 गो उसी पर निर्भर करेगा। टूटने का जो दर है, किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ के टूटने का जो दर है, टूटने का जो स्पीड है, क्षय होने का जो दर है, यानी उसका जो सक्रियता है, आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्यूरी किसका मात्रक है, तो क्यूरी जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ के सक्रियता का मात्रक है, टूटने का दर को सक्रियता कहते हैं, टूटने का दर को dN/dt को सक्रियता कहते हैं। इसका मात्रक होता है क्यूरी भी होता है, बेकुरेल भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है, क्यूरी भी होता है, बेकुरेल भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है। एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 इंटीग्रेशन प्रति सेकंड, विघटन प्रति सेकंड, विघटन प्रति सेकंड, ये होता है क्यूरी, एक क्यूरी बराबर, ठीक है। क्यूरी अगर पूछा जाए किसका मात्रक है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ के विघटन होने का दर का मात्रक यानी सक्रियता का मात्रक। तो विघटन, सॉडी का नियम जो था, विघटन होने का दर जो होता है प्रारंभिक परमाणु का संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो बचा हुआ परमाणु का संख्या पर निर्भर करेगा। ये मेरा नहीं कहना था, ये नियम में कहना था, ठीक है। कि जो टूटने का जो दर होता है dN/dt, dN/dt माइनस क्यों दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि टूटेगा तो धीरे धीरे उसका परमाणु क्या होगा, घटेगा। अगर टूटता है तो धीरे धीरे परमाणु क्या होगा, घटेगा, इसलिए हम लोग माइनस साइन यूज किए हैं। तो माइनस dN/dt समानुपाती क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जब समानुपाती फिर हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे लैम्डा, एक नियतांक लेंगे लैम्डा, लैम्डा को कहते हैं क्षय नियतांक, क्या कहते हैं, लैम्डा को कहते हैं क्षय नियतांक या विघटन भी कहते हैं, विघटन स्थिरांक भी कहते हैं। लैम्डा को कहते हैं क्षय नियतांक या विघटन नियतांक। n को नीचे कर दीजिए, n को जब नीचे कर दीजिएगा तो λ/dt हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन कर रहे हैं, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, दोनों तरफ या समाकलन कर देते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो -dN/m बराबर λ/dt, ठीक है। तो जो नियतांक है उसका समाकलन या अवकलन आपको पता ही है कि बाहर हो जाएगा, नहीं होता है, -dN/m
बराबर लैम्डा टी प्लस सी। सी क्या है? एक समाकलन नियतांक है, जहां सी जो है समाकलन नियतांक है। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। जब t का मान 0 यानी कि जब स्टार्ट किया था, t का मान 0 मतलब क्या? जब टूटना शुरू हुआ था, तो n के जगह n0 यानी प्रारंभिक परमाणु की संख्या, जितना परमाणु आप लिए थे, प्रारंभिक परमाणु की संख्या, जितना परमाणु आप लिए थे, जिसको हम लोग n0 से सूचित करते हैं, और जो बचा हुआ है उसको n से सूचित किया है। तो आप यहां पर रख सकते हैं। अच्छा, इसका भी समाकलन कर देते हैं, इसका भी समाकलन कर देते हैं, ठीक है। तो एक लाइन यहां पर बढ़ा देते हैं, माइनस लॉग EX यानी कि n, लॉग n बराबर लैम्डा टी प्लस सी, है ना। यहां पर देखिएगा, जब t के जगह 0 थे, n के जगह क्या लिखेंगे? n0 माइनस लॉग ई, n के जगह n0, लैम्डा t के जगह 0 प्लस सी, यानी कि c बराबर माइनस लॉग ई n0। c के जगह ये तो 0 हो गया, ये बचेगा, आपको उतार दिया। ये c का मान, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, c का मान समीकरण 1 में रख देंगे। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे, नहीं तो समीकरण 1 में रखेंगे तो माइनस लॉग ई n बराबर लैम्डा टी प्लस सी, तो c के जगह माइनस लॉग ई n0, माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस लॉग ई n, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लॉग ई n के जगह n0 लैम्डा टी। प्लस वाला लॉग में ऊपर रहता है, माइनस वाला क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो लॉग ई n के जगह n0 बटे में आ जाएगा n बराबर लैम्डा टी। एंटी लॉग कर दीजिए तो n0 बाय n बराबर e के पावर लैम्डा टी। एंटी लॉग कर रहे हैं तो n0 बाय n बराबर e के पावर लैम्डा टी। इसको उलट दीजिएगा तो n बाय n0 बराबर e के पावर माइनस लैम्डा टी। उलट दिए हैं दोनों को, तो इधर उलट देंगे तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला आपका आ गया n बराबर e, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, n0 e पे पावर माइनस लैम्डा टी। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपका फॉर्मूला सिद्ध करना था। क्लियर है? यही आपको सिद्ध करना था कि विघटन होने का दर जो है शेष बचे हुए परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और उसके समानुपाती होता है, जो कि नियम में हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो माइनस दिए हैं क्योंकि टूटेगा तो धीरे धीरे उसका संख्या क्या होगा? घटेगा। तो माइनस में दिए हैं, समानुपाती चिन्ह हटाएं तो एक नियतांक लिए है लैम्डा, लैम्डा को कहते हैं क्षय नियतांक, ठीक है। बाकी तो आपका कैलकुलेशन आपको करते हुए बताए हैं। तो आज इसी तरह का कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। बाकी आप लोग का क्लास जो है जितना भी YouTube पे है, सब का क्लास जो है एक बगल से बढ़िया से देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक 2025 के लिए।